वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की भी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और आज हम 8th का विज्ञान का दूसरा अध्याय सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु शुरू करने जा रहे हैं और ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा जो NCERT द्वारा निर्धारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? कुछ जीव बहुत छोटे आकार के होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। कहने का मतलब नॉर्मली जो है ये हमें दिखाई नहीं देते। तो बिल्कुल नॉर्मल आंखें हैं हमारी तो हमें दिखाई नहीं देंगे, पर हम जब सूक्ष्मदर्शी से इन्हें देखने की कोशिश करेंगे तो ये सूक्ष्मजीव हमें दिखाई देंगे। कारण क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है जो कि हमारी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो छोटे आकार वाले जीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्हें देखा जा सकता है। सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु का उदाहरण लैक्टोबैसिलस, कवक का उदाहरण राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। प्रोटोजोआ उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। शैवाल का उदाहरण क्लेमिडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। दूध से दही बनाने का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में अपनी वृद्धि करके दूध को दही में बदल देता है। और इसी प्रकार यीस्ट, जिसे खमीर भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का कवक है। उसके द्वारा आटे या मैदा के किण्वन से ब्रेड बनाई जाती है। यीस्ट द्वारा किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है यीस्ट द्वारा किण्वन की क्रिया में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सूक्ष्मजीवों का कुछ वाणिज्यिक लाभ भी है। वाणिज्यिक लाभ का मतलब इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्री में इनका उपयोग किया जाता है। यीस्ट द्वारा अनाज व फल की शर्करा अर्थात चीनी को एल्कोहल मीन्स शराब में बदलने की प्रक्रिया किण्वन फर्मेंटेशन कहलाती है। आपने सुना होगा जो अंगूर आदि की शराब बनाई जाती है वो इसी प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। उनका रस निकाल करके, उनकी शर्करा का उपयोग करके यीस्ट का प्रयोग द्वारा उसे एल्कोहल शराब में परिवर्तित कर लिया जाता है। सूक्ष्मजीवों का औषधीय महत्व 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम फंगी द्वारा पेनिसिलिन, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, वो बनाई। कब व किससे पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम फंगी द्वारा पेनिसिलिन बनाई। इसके अलावा और कौन कौन सी दवाइयाँ सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाई जाती हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन भी सूक्ष्मजीवों द्वारा ही बनाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि भी सूक्ष्मजीवों के कारण ही होती है। नीलहरित शैवाल और राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कहने का मतलब जो ये वातावरण में नाइट्रोजन है उसका उपयोग ना तो पेड़ पौधे सीधा कर सकते हैं और ना ही मनुष्य उसका उपयोग सीधा कर सकता है। उस नाइट्रोजन को किसी दूसरे यौगिक में बदलने का कार्य करते हैं नीलहरित शैवाल और राइजोबियम, जो कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलते हैं और नाइट्रोजन को स्थायी कर देते, स्थिर कर देते। इसीलिए इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कहते हैं। और जो नाइट्रेट बना हुआ है वो पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे पौधे वृद्धि और विकास करते हैं। राइजोपस जीवाणु लेग्यूम दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कहने का मतलब जो दलहनी पौधे हैं जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है, चना, मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि, इनके जो पौधे हैं उनकी जड़ों में राइजोपस जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और पेड़ पौधे वृद्धि व विकास कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक भी होते हैं और हमें बीमार भी कर देते हैं। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को खराब व विषाक्त कर देते हैं। कि खाने की चीज़ें हैं, भोजन है, उनको सूक्ष्मजीव खराब कर देते हैं या उन्हें जहरीला बना देते हैं। जिसे नमी में, जैसे उदाहरण है नमी में रखी हुई ब्रेड पर सफ़ेद काले धब्बे कवक के कारण आते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड या रोटी जब वो पुरानी हो जाती है, नमी में रखी होती है,
तो उस पर काली सफ़ेद रंग के धब्बे आ जाते हैं। ये कवक के कारण होता है, अर्थात वो खराब हो चुकी होती है। विषाणु परपोषी सूक्ष्मजीव है। परपोषी मतलब ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता। विषाणु दूसरे सजीव के शरीर में जाकर ये अपना भोजन बनाता है। और विषाणु की एक खास बात ये भी है कि विषाणु निर्जीव भी है और सजीव भी है। जब किसी जीव के बाहर ये होता है तो ये निर्जीव होता है, पर जब भी किसी जीव के अंदर ये प्रवेश कर जाता है तो ये सजीव हो जाता है। और विषाणु जिसे वायरस भी बोलते हैं, इसी के कारण जुकाम, फ्लू, खांसी, पोलियो, खसरा आदि रोग हो जाते हैं। टाइफाइड और टीबी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। अब मच्छर जो है वो भी रोग फैलाते हैं। मादा प्लाज्मोडियम मच्छर जो है वो मलेरिया परजीवी का वाहक है। कहने का मतलब मलेरिया किस मच्छर के कारण फैलता है? मादा प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है। और डेंगू किस मच्छर के कारण फैलता है? मादा एडीज मच्छर के कारण डेंगू फैलता है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में आपको सारणी दिखाई गई है। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, वायु द्वारा फैलता है। खसरा वायरस के द्वारा होता है, वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, वायु के द्वारा फैलता है। या जब रोगी के साथ हम बैठते हैं, खाना खाते सीधे संपर्क में आते हैं तब ये फैलता है। पोलियो वायरस द्वारा फैलता है और वायु और जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इन चारों रोगों से बचने का उपाय है कि रोगी व्यक्ति से पूरी तरह से दूर रहे, रोगी की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को अलग रखे और समय पर ही टीकाकरण करवा ले। हैजा जीवाणु के कारण होता है, जल व भोजन के द्वारा फैलता है। टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है, जल के द्वारा फैलता है। इन दोनों रोगों के बचाव के क्या उपाय हैं कि साफ सफाई रखी जाए, अच्छी आदतें अपनाई जाए, अच्छा भोजन, ताज़ा भोजन किया जाए और पानी को उबाल करके पिया जाए और टीकाकरण कराया जाए। हेपेटाइटिस ए ये वायरस द्वारा होता है, जल द्वारा फैलता है। इसका उपाय है उबले हुए पेयजल का प्रयोग, टीकाकरण मतलब उबला हुआ पानी पिया जाए और टीकाकरण कराया जाए। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, वाहक इसका मच्छर होता है। इससे बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे केमिकल जैसे गुड नाइट, ऑल आउट इत्यादि केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। मच्छर की वृद्धि को रोकने के लिए पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। अब पौधों में भी कुछ रोग होते हैं सूक्ष्मजीवों के कारण, वो कौन कौन से हैं? नींबू कैंकर रोग, जैसे नाम से पता चल रहा है नींबू में होता है, जीवाणु के द्वारा और वायु द्वारा फैलता है। गेहूं की रस्ट गेहूं में होता है, कवक के द्वारा होता है और वायु और बीज के द्वारा फैलता है, मतलब दूषित बीज के कारण भी ये रोग हो जाता है। भिंडी की पीत भिंडी में होता है, वायरस के द्वारा होता है और कीड़ों के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। अब नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु और नीले हरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदला जाता है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में नाइट्रेट चला जाता है। पौधे द्वारा वो नाइट्रेट अवशोषित कर लिया जाता है। पौधों को जंतु खा लेते हैं तो जंतुओं में वो नाइट्रोजन चला गया। अब जंतु मलमूत्र त्याग करते हैं तो उसके द्वारा या उनकी मृत्यु हो जाती है, शरीर वातावरण में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, उसके द्वारा मलमूत्र वह मृत्यु द्वारा शरीर मिट्टी में मिल जाने के कारण वो नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में चली जाती है। मिट्टी में जाने के कारण फिर नाइट्रोजन वो जो कुछ जीवाणु होते हैं वो नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन के यौगिकों को वापस से नाइट्रोजन में बदल देते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं और फिर वो नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है और वायुमंडल में
जब बिजली चमकती है, तड़ित उत्पन्न होती है, तो आप वो नाइट्रोजन फिर से नाइट्रेट में बदल जाती है और मिट्टी में चली जाती है। इस वीडियो को थोड़ा ब्रेक ले करके आप इसे 1-2 बार फिर से अच्छे से समझिए। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, मतलब अधिकतर भाग नाइट्रोजन का है, फिर भी हमें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा निर्मित नाइट्रेट को ग्रहण कर पौधे प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड व विटामिन का निर्माण करते हैं। अब भोजन खराब हो जाता है, तो भोजन को खराब होने से, विषाक्त होने से कैसे बचाया जाए, उसे कहते हैं खाद्य परिरक्षण। इसका एक उपाय है रासायनिक तरीके से, जैसे नमक, खाद्य तेल, खाद्य अम्लों आदि का उपयोग करके हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। जेम, उसको दूषित होने से बचाने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट मिलाया जाता है। नमक के द्वारा मांस, मछली, आम, आंवला, इमली को खराब होने से बचाया जाता है। चीनी का उपयोग जेम, जेली और मुरब्बे में नमी को कम करने के लिए किया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तेल और सिरके का उपयोग अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और खाद्य पदार्थों को गर्म या ठंडा करके भी हम उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे गर्म करते हैं, जबकि पके हुए भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रीज में रख देते हैं। कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी देखिए। पश्चुरीकरण क्या होता है? पश्चुरीकरण की 2 विधि होती हैं। पहली विधि में तो दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जबकि दूसरी विधि बहुत सरल है। इसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत ही ठंडा कर दिया जाता है, जिससे वातावरण परिवर्तित हुआ, तापमान परिवर्तित हुआ कि पहले गर्म हुआ फिर अचानक ठंडा हो गया, जिसके कारण उसमें सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। और इस प्रक्रिया को पश्चुरीकरण कहते हैं। और पश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। किण्वन की खोज किसने और कब की थी? किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु खोजा, जो एंथ्रेक्स रोग का उत्तरदायी है।